तो आज हम डिस्कस करेंगे कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में। तो देखिए, कैबिनेट कमिटीज़ जो हैं वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है। इनका संविधान में हमें उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। संविधान में जो है इनको मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन जो हाउस ऑफ रूल्स है, जो भी रूल्स ऑफ बिजनेस है, उसके द्वारा ये इस्टेब्लिश की जाती हैं। मीन्स जो भी लोकसभा का कंडक्ट है, रूल्स बुक है, उसके हिसाब से जो है इसको बनाया जाता है। और इस कैबिनेट कमेटी में जो है ऐसे मिनिस्टर जो है शामिल होते हैं जो एक कलेक्टिव डिसीजन जो है साथ में लेते हैं, और वो जो इनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। किस पे? जो भी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट हैं उन पे इन कैबिनेट कमिटीज़ का जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। और मीन्स जैसे भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो कैबिनेट पे एक तरह से लोड ना पड़े, तो उस लोड को कम करने के लिए, उस वर्कलोड को जो कम करने के लिए इनका इस्टेब्लिशमेंट, इनका गठन जो है वो किया जाता है, ठीक है। जो भी पॉलिसी इशूज़ वगैरह हैं तो उसके इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प करते हैं, या पॉलिसी के एग्जामिनेशन में कि पॉलिसी कैसी वर्क कर रही है, या उससे संबंधित उस पॉलिसी से संबंधित जो भी इशू वगैरह होंगे, तो ये जो है उस इशू को जो है वो एग्ज़ामिन करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, 2 टाइप की हमें कैबिनेट कमिटीज़ देखने को मिलती हैं, एक स्टैंडिंग और एक होती है एड हॉक। तो जो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी है तो ये जो है ये परमानेंट है, ठीक है। स्टैंडिंग जो है वो परमानेंट है, और जो एड हॉक कमेटी होगी वो टेम्पोररी कमेटी होगी, ठीक है। तो जो एड हॉक कमिटीज़ हैं ये टाइम टू टाइम अगर कोई ज़रूरत है या कुछ स्पेशल प्रॉब्लम से डील वगैरह करना है, तो ये टाइम टू टाइम जो है इनको क्रिएट किया जाता है, और इसको बनाने का काम जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे भी ज़रूरत होगी, और तो उस हिसाब से जो है ये कमिटीज़ का गठन जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो एड हॉक कमिटीज़ हैं, अगर जिस काम के लिए उनको उनको बनाया गया है, ठीक है, तो जिस भी काम के लिए बनाया जाता है उस कमेटी को, जब वो काम पूरा हो जाता है तो उसके काम टास्क जो है पूरा होने के बाद उस कमेटी को वो एक तरह से डिसॉल्व कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इसीलिए जो उसमें मिनिस्टर्स के नंबर होते हैं, जो कमेटी के नंबर होते हैं, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। टाइम टू टाइम जो है उनके कंपोजिशन में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी संख्या है कमेटी की, उसमें हमें हमेशा जो है चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि अगर जिस काम के लिए वो कमेटी बनाई गई है, जब उसका काम पूरा होता है तो फिर वो कमेटी फिर ख़त्म कर दी जाती है, जो एड हॉक कमेटी है। जो स्टैंडिंग कमेटी हो तो परमानेंट कमेटी है। देखिए, जो भी मेंबरशिप है ऑफ कैबिनेट कम्युनिटीज़ वेरीज़ फ्रॉम 3 to 8। तो देखिए, 3 से लेके 8 के बीच में इनकी संख्या जो वेरी करती है, ज़्यादा भी 8 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 3 से 8 के बीच में यूजुअली होती है, ठीक है। और कम से कम जो है इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और साथ में जो है ऐसा नहीं है कि जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको नहीं रखा जाता। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ साथ जो है जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। They are not only included in the ministry in charge of subjects covered by them, but also include other senior ministers। और उसके अलावा देखिए, जो भी कमेटी है, तो जिस कमेटी जो सपोज़ करिए सिर्फ फॉरेन अफेयर कमेटी है, तो फॉरेन अफेयर कमेटी के जो मिनिस्टर होंगे, फॉरेन मिनिस्टर, तो वो होंगे ही उस कमेटी में। साथ ही साथ जो भी सीनियर मिनिस्टर्स हैं तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है उस कमेटी में। और मोस्टली जो है कमेटी के हेड जो है हमारे प्रधानमंत्री होती है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वही हेड होते हैं इस कमेटी के। और समटाइम्स अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स आल्सो एक्ट एज देयर चेयरमैन, और कभी कभी कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी जो है उसके चेयरमैन देखने को मिलती है। तो मेनली अभी हमें 2 ऐसी कमिटीज़ देखने को मिलेंगी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। नहीं तो मोस्टली जो है जितनी भी कमिटीज़ हैं सबके चेयरमैन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, इन्हीं के द्वारा हेड किया जाता है। लेकिन और ये चीज़ देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर हेड है किसी भी कमेटी के, अगर प्राइम मिनिस्टर हेड हैं तो उस सॉरी मीन्स अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी कमेटी के मेंबर हैं तो वही उस कमेटी के हेड भी होंगे, ठीक है। तो दे आर नॉट ओनली शॉर्ट ऑफ इशूज़ एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट, बट ऑल्सो टेक डिसीजंस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो समस्याएं या प्रपोजल देने के लिए, समस्याएं बताने के लिए हैं, उसके अलावा वो डिसीजन भी देते हैं। लेकिन उनके डिसीजंस को जो है कैबिनेट चाहे तो उसको रिव्यू कर सकता है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस ला सकता है। अब देख लेते हैं। तो अभी देखिए, प्रेजेंट डाटा के हिसाब से 2021 का जो डाटा है उसके हिसाब से अभी ये 8 कैबिनेट कमिटीज़ हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, ठीक है। अकोमोडेशन ये जो रेंट होता है, मीन्स जो सरकारी आवास वगैरह होते हैं उससे संबंधित है। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इन सारी कमिटीज़ को जो है हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे।
तो पहले देख लेते हैं कि जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो भी सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के संबंध में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मीन्स केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं उसके बीच में जो भी समस्याएं होंगी तो उसे डील करने का काम जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो करेगी। उसके अलावा जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं या पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उसको भी एग्जामिन करने का काम जो है वो हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी करती है। लेकिन अगर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है तो इसके लिए अलग कमेटी बनाई गई है, वो आगे हम देखेंगे। तो सेकंड हम बात करते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी के बारे में। तो देखिए, इट इज़ सपोज टू रिव्यू इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जो भी इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं उनको रिव्यू करने का काम करती है। प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इवॉल्विंग अ कंसिस्टेंट एंड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी को जो है बनाए रखने के लिए, कंसिस्टेंसी उसकी बनाए रखने के लिए ये वर्क करती है और कोऑर्डिनेट करती है ऑल एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग पॉलिसी डिसीजंस एट द हाईएस्ट लेवल, डील विथ फिक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह हो रहा है तो उसके प्राइस को फिक्स करने का, उसके दाम को जो है फिक्स करने का काम भी ये कमेटी इकोनॉमिक अफेयर करती है, ठीक है। उसके अलावा जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं तो उस एसेंशियल कमोडिटीज़ का क्या प्राइस होगा उसको फिक्स करने का भी जो काम है वो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स का है। इट कंसीडर्स प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 1000 करोड़, deals with industrial licensing policies and reviews rural development and public distribution system। तो उसके अलावा देखेंगे तो ऐसे प्रपोजल्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या ऐसी डील जहाँ 1,000 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिल रही है डील, तो वहाँ पे जो है इकोनॉमिक अफेयर कमेटी वर्क करेगी और किसी भी इंडस्ट्री को लाइसेंस वगैरह देने का काम है, या जो भी रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं तो उनके लिए, और जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके थ्रू जो फ्री में जो राशन वगैरह कम दाम पे, जो पीडीएस के अंदर जो कम दाम पे जो राशन वगैरह दिए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो देखती है। बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑन कैबिनेट। तो उसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अपॉइंटमेंट करने का काम करती है। तो जैसे कि जो सर्विस चीफ हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनको अपॉइंट करती है। जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उनको अपॉइंट करती है। चीफ ऑफ ऑल एयर एंड आर्मी कमांड्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एंड इंटेलिजेंस एजेंसी एक्सेट्रा। तो जो भी ऐसे बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं तो ये जो है कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट के द्वारा किया जाता है। दैट इट डिसाइड्स ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट इम्पैनलमेंट्स एंड शिफ्ट्स ऑफ ऑफिसर्स सर्विंग ऑन द सेंट्रल डेपुटेशन। तो जो केंद्र सरकार के अंदर जो भी ऑफिसर्स जो अधिकारी काम कर रहे हैं तो उनका जो पैनल है तो वो पैनल को भी बनाने का काम जो है डिसाइड करती है कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो ये डील करती है जो भी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मुद्दे हैं, या इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो गई, या पॉलिसी जो भी फॉरेन अफेयर से संबंधित कोई पॉलिसी है, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हो गई, ठीक है। एंड ऑल्सो गोज इनटू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। और ऐसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मुद्दे जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं वो भी टॉपिक जो है ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है वो हैंडल करती है। और उसके अलावा देखेंगे तो जो भी हमारा कैपिटल डिफेंस एक्सपेंडिचर है अगर वो 1,000 करोड़ से ऊपर है तो वो भी इस कमेटी के अंदर आएगा। एंड ऑल्सो इशूज़ रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन एंड डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो मीन्स यहाँ से डीआरडीओ का मतलब है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर्विस कैपिटल एक्विजिशन प्लान्स एंड स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड इक्विपमेंट। तो जो भी इक्विपमेंट मीन्स जो भी डिफेंस से संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं तो उनसे भी डील करने का काम जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो देखिए, पार्लियामेंट्री सेशन जो होता है, पार्लियामेंट का संसद का जो सेशन होता है तो उसका क्या शेड्यूल होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो डिसाइड करना जो है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स का काम है। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट सरकार का जो भी बिजनेस का एक प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट में जो भी सरकार वर्क कर रही है तो उसको मॉनिटर करने का काम करती है। इट स्क्रूटनाइजेज नॉन गवर्नमेंट बिजनेस एंड डिसाइड विच ऑफिशियल बिल्स एंड रेगुलेशन आर टू बी पास्ड। और ये भी डिसाइड करती है, जैसे कुछ नॉन गवर्नमेंट बिजनेस भी हैं, जैसे मान लीजिए कि जो भी ऑफिशियल बिल्स, जो भी विधेयक जो है पारित किए जा रहे हैं या जो भी रेजोल्यूशन जो है वो पेश किए जा रहे हैं, तो एक तरह से वो भी जो है इनको रिकमेंड करती है कि इस विधेयक को या इस बिल को जो है वो पेश किया जाना चाहिए। अब बात करेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन जो है वो जो सरकारी आवास होते हैं उनसे मतलब है। तो इट डिटरमाइंस द गाइडलाइंस ऑन और रूल्स विद रिगार्ड टू द अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। तो एक तरह से जो सरकारी आवास वगैरह, सरकारी आवास जो एमपी एमएलए को जो अलॉट होते हैं तो उस अलॉटमेंट से संबंधित जो काम है वो देखती हैं। इट ऑल्सो टेक्स अ कॉल ऑन द अलॉटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट अकोमोडेशन टू नॉन एलिजिबल पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन सच ऑल्सो रेंट
चार्ज फ्रॉम देम। तो ऐसे मीन्स देखिए ऐसा अलॉटमेंट एक अगर किसी नॉन एलिजिबल पर्सन को भी जो कि एमपी या मिनिस्टर ना हो, अगर उसको भी एक तरह से अगर सरकारी आवास अलॉट करना है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है उसको सरकारी आवास जो है अलॉट करना है, तो उसका रेंट क्या होगा वो भी डिसाइड करने का काम जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन का है। इट कैन कंसिडर द अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन फ्रॉम द जनरल पूल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो जनरल लोगों से लेकर जनरल पूल से लेकर के या जो संसद के जो सदस्य हैं तो उन सभी का जो सरकारी आवास का अकोमोडेट करने का जो काम है, देने का अलॉट करने का जो काम होता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन का है। इट कैन कंसीडर प्रपोजल फॉर शिफ्टिंग एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस टू लोकेशन आउटसाइड द कैपिटल। और जो भी सरकारी ऑफिस वगैरह हैं अगर उनके लोकेशन को चेंज करना है तो ये भी जो ये कमेटी है वो कंसीडर कर सकती है कि हाँ यहाँ से एक जगह से इस जगह से दूसरी जगह जो है ये ऑफिस जो है वो शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। तो इट विल आइडेंटिफाई की प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ए टाइम बाउंड बेसिस। तो ये जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो किस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें 1,000 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, और एनी अदर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय इट विद रिगार्ड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग, या इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कोई प्रोजेक्ट हो तो उसको भी जो है देखने का काम जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ का है। इट विल प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स फॉर गिविंग रिक्वेसाइड अप्रूवल्स, ठीक है। और इसके अलावा देखिए तो एक टाइम लिमिट जो है वो भी डिसाइड करती है कि कितने टाइम में जो है अप्रूवल या क्लियरेंस देना चाहिए बाय मिनिस्ट्रीज कंसर्न आइडेंटिफाइड सेक्टर्स एंड विल आल्सो मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ सच रिपोर्ट। तो जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो कितने टाइम लिमिट में जो है किसी भी प्रोजेक्ट को वो अपना अप्रूवल दे रही हैं। उसके अलावा इनके द्वारा एक टाइम पीरियड बताएगा कि आपको इतने टाइम पीरियड में जो है इस प्रोजेक्ट को आपको एक तरह से हाँ कर देना है, और उसके बाद जो है उस प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस हुई है उसको भी देखने का काम जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ का है। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इट इज़ सपोज टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल पॉलिसीज़, जो भी सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, एम्ड एट इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स। और जहाँ भी वर्कफोर्स बढ़ाने की बात हो रही है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक तरफ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात हो रही है, ठीक है, फॉर इफेक्टिवली मीटिंग द इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी एंड मैपिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो एक तरह से ओवरऑल जो भी पॉलिसीज़ लॉन्च की जा रही हैं जिसके तहत क्या हो रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी मिल रही है, तो उसका जो काम है उससे संबंधित जो भी काम होंगे वो कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के होंगे। तो ये चीज़ उसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के द्वारा किए जाते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू इन्हेंस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो एक तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए, ठीक है। उसके अलावा फॉस्टर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एंड आइडेंटिफिकेशन एंड वर्क टुवर्ड्स द रिमूवल ऑफ गैप्स बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल इन वेरियस सेक्टर्स। तो एक तरह से जो भी खाली जगह पड़े हुए हैं मीन्स किसी भी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट या स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में जो भी खाली स्थान पड़े हैं तो उनको फिल करने का काम, और कैसे उस सेक्टर में क्या किस तरह से रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और कैसे उसमें ग्रोथ हो रही है उसमें, तो इन सब चीज़ों को जो आइडेंटिफाई करने का काम है वो कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट का है। It will set targets for expeditious implements for all skill development initiative by the ministries and periodically review its progress in this regard। तो देखिए उसके अलावा जो भी मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह चलाए जा रहे हैं तो उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है क्या नहीं हुई है ये भी देखने का काम इसी मिनिस्ट्री का है। द कैबिनेट कमेटी एक्सेप्ट फॉर कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज हेड बाई प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए जो हमारी कैबिनेट कमेटी है ये अकोमोडेशन वाली, ठीक है, मींस जो सरकारी आवास वाली कैबिनेट कमेटी है, और दूसरी जो पार्लियामेंट्री अफेयर वाली कैबिनेट कमेटी है तो इसके हेड जो हैं ये अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। इन दोनों कमेटी के हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। करंटली कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन हेड बाई होम मिनिस्टर। तो जो अकोमोडेशन वाली कैबिनेट कमेटी है इसके अभी हेड हमारे होम मिनिस्टर हैं जो गृह मंत्री हैं, और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इसको हेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये दो मिनिस्ट्री ऐसी हैं जिसके जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर हमारे नहीं है। ऑफ द ऑल कैबिनेट कमिटीज द मोस्ट पावरफुल इज द पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। देखिए जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है वो सबसे पावरफुल कमेटी है जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसको हम सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसको हम सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं, ठीक है, और उसके हेड जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अब बात करते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म कैसे होता है कैबिनेट कमिटीज़ का।
तो कभी कभी क्या होता है कि इनको बहुत छोटे छोटे मुद्दे के लिए बना दिया था, ठीक है। वैल्यू ये बहुत ट्राइबल इशूज़ के लिए भी जो है इनका गठन कर दिया जाता है, बहुत छोटे मुद्दों के लिए भी कमिटीज़ का गठन किया जाता है। तो ये भी इसका एक रेशियम है। उसके अलावा देखेंगे तो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर रियली अपॉइंटेड एंड मेंबरशिप्स डिपेंड मोर ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन। तो देखिए जो नॉन कैबिनेट मेंबर्स हैं इनको बहुत रेयरली जो है अपॉइंट किया जाता है, और एक तरह से जो भी मेंबरशिप होता है कमेटी का वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे ही डिपेंड करता है कि अगर उनको कंसिडर किया जाएगा तभी मीन्स एक तरह से हम पीएम के द्वारा जब इनको कंसिडर किया जाएगा तभी उस मेंबर के वो सदस्य बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम द कैबिनेट कमेटी, अब देखते हैं कि देखिए कैबिनेट कमेटी के अलावा जो है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो सेवरल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इनटू डिफरेंट इशूज़, दीज आर एडहॉक बॉडीज़। तो देखिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बॉडी है वो कैसी है, वो एडहॉक बॉडीज़ होती है, ठीक है। जब इनका काम ख़त्म हो जाएगा तो ये कमेटी भी जो है ख़त्म हो जाएगी। दे में हैव बीन एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट। तो कैबिनेट के बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं। दे आर जस्ट टू मेक रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कैबिनेट के बिहाफ पे ये रिकमेंडेशन लेते हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाता है सिर्फ ये रिकमेंड करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका काम सिर्फ रिकमेंड करने का है कि हाँ ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। देयर वर 21 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए जब यूपीए की पहली बार सरकार बनती है तो उस समय 21 जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो थे उस टाइम थे, और 9 जो थे वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, ठीक है, उस पीरियड में, ठीक है। 21 जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे और 9 कमेटीज ऐसी थी जिसमें एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, जब पहली बार यूपीए की सरकार है उसमें। बाद में जब दूसरी बार यूपीए की सरकार आती है तो उस टाइम हमें देखने को मिलता है कि 27 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे और 24 जो है वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे। They were set up to take decisions on various matters such as corruption, interstate water dispute, administrative reform, etc. तो इनका गठन जो है कई मुद्दों को देखने के लिए बनाया गया था, जैसे करप्शन के मुद्दे हो गए, या जो वाटर बॉडी का जो डिस्प्यूट होता है 2 स्टेट या 3 स्टेट्स के बीच में, तो उसके लिए इनका गठन किया गया था। या जो भी प्रशासनिक रिफॉर्म लाने की के संबंध में जो चीज़ें हैं उसको लेकर इनका गठन किया गया था। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया कि इन सभी को जो है एबॉलिश कर दिया, और इनके द्वारा ये कहा गया कि जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ये सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का काम करेगा, और ये सारे डिसीजंस जो है जो भी इनसे संबंधित है करप्शन या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, तो ये इन सब चीज़ों से संबंधित जो डिसीजन लेने का काम है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट करेगा और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का ये काम होगा। तो इसीलिए अब ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये अभी कोई भी कमेटी जो है अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ये सारी कमेटी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इसको पीएम मोदी के द्वारा जो है एबॉलिश कर दिया गया है सबको। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।